आप सभी को जय हिंद। इस समय हमारे चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब पूरे देश में ट्रेड कर रहे हैं, जहां भी खोलिए सोशल मीडिया पर चारों तरफ छाए हुए हैं। दरअसल हुआ ये कि बामन मंदिर खजुराहो में विष्णु भगवान की प्रतिमा क्षतिग्रस्त है, जिसमें ऊपर के भागों को तोड़ दिया गया है और दावा ये किया जाता है कि यह क्षति जो है मुगलों द्वारा पहुंचाई गई। इस मंदिर को तोड़ने का कार्य, इस मूर्ति को तोड़ने का कार्य मुगलों के काल में किया गया था। इसी को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लाई गई, जिसको सुनवाई करते हुए हमारे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब ने ठीक दो बातें कही। जाइए विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, वही कुछ कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत वह एक प्रोटेक्टेड एरिया है, अर्थात सरकार के संरक्षण में आता है और यह विश्व धरोहर सूची में ही भी शामिल है। पहली बातों पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, दूसरी बातों पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। इसमें पहली जो लाइन थी जिस पर इतना हंगामा शुरू हुआ कि जाइए विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, वही कुछ कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा सुनी गई यह बातें अवश्य ही देश के बहुसंख्यक लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला था। लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस साहब की दूसरी बातें भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उन्होंने बोले हैं कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत वह एक प्रोटेक्टेड एरिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने चीफ जस्टिस साहब के जवाबों को तोड़ मरोड़ कर पेश भी किया गया और इनको बेकायदा ट्रोल भी किया गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि इन पे महाभियोग चलाया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है ये आपको हम बताते चलें। उससे पहले अनुच्छेद 49 क्या है उसको जान लीजिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 ये कहता है कि भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक धरोहर को क्षति होने पर उनकी मरम्मत करने और उनकी संरक्षण करने का उत्तरदायित्व सरकार को है, न कि न्यायालय को है। ठीक, इसी पर टिप्पणी बाद में हुई, सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया, जिस पर बी.आर. गवई साहब ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म की आस्था का ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मैंने कोई बातें नहीं कही। आगे महाभियोग की प्रक्रिया क्या है थोड़ा आपको हम बताते चलें। तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 61, 124 और 217 और 218 में की गई है। किसी जज को हटाने के लिए नोटिस पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है और चाहें तो अस्वीकार भी किया जा सकता है। जजों के विरुद्ध लगाए गए आरोप की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति द्वारा समिति गठित की जाएगी। जब तक प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक कोई समिति गठित नहीं की जाती है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जस्टिस और एक हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद अर्थात कानून के जानकार गठित किए जाते हैं। समिति को 3 महीनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और महाभियोग की पारित करने के लिए सदन में वोटिंग होती है, जिसमें कम से कम दोनों सदनों में, निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन मिलना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और किसी भी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अच्छा, अब आगे जानेंगे कि अब ये आगे क्वेश्चन ये भी हो रहा है कि क्या अब तक जो है भारत के किसी जज को महाभियोग द्वारा हटाया गया है या किन किन जजों पर महाभियोग लगाया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति और जजों को हटाने के लिए किया जाता है। तो देश में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, किसी भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, लेकिन हमारे कुछ चीफ जस्टिस रहे हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है। उनका परिमाण क्या रहा है, आखिर कार्रवाई से हुआ क्या है, ये भी जान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बी स्वामी स्वतंत्र भारत के पहले जज हुए जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। उन पर आरोप थे कि उन्होंने आधिकारिक आवास की सजा कराने में लाखों रुपए अवैध रूप से खर्च कर दिए। उनके खिलाफ 1991 में लोकसभा के 108 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। जांच के लिए 3 सदस्यों वाली समिति बनाई गई। जांच में रामास्वामी कई मामलों में दोषी पाए गए और उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। हालांकि बीच में उस समय लोकसभा भंग होने की वजह से प्रक्रिया लंबी चली और 1993 में दोबारा जब सदन में महाभियोग पर कार्रवाई शुरू हुई तो मतदान में हटाने के पक्ष में, यानी चीफ जस्टिस साहब को हटाने के पक्ष में 196 सांसदों ने वोट किए, जबकि 200 सांसदों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। बाद में महाभियोग का प्रस्ताव खारिज हो गया और जस्टिस साहब अपने पद पर बने रहे और पुनः 1994 में वे रिटायर हो गए। अगले जज कर्नाटक के पूर्व चीफ जस्टिस पीडी दिनाकर के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। हालांकि जांच से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस सौमित्र सेन जो कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, इनके भी खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। उन पर 50 लाख रुपए से अधिक की हेराफेरी का आरोप था और 2009 में राज्यसभा में 58 सदस्यों ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया। जांच की 3 सदस्यों की समिति बनी जिनमें वे दोषी पाए गए और बाद में 2011 में 189 सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में वोट भी किया और जस्टिस सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपने पद को त्याग दिए। इसी के साथ महाभियोग के अन्य मामले भी देश में पाए गए हैं और देश में और भी मामले हुए जिनमें जजों के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव लाए गए। 2015 में जस्टिस एसके गंगेल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। उन पर महिला जज से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था, लेकिन उस वक्त के राज्यसभा के सभापति पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया था। उसी तरह 2015 में जस्टिस जेबी पारदीवाला के खिलाफ राज्यसभा के 58 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया था। अर्थात अब तक जितने प्रस्ताव महाभियोग के लिए लाए गए हैं उनमें से कोई भी प्रस्ताव जो हैं पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं। कुछ जज अपने पद पे बने रहे हैं और कुछ जज जो हैं अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करिएगा और इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको जय हिंद।